आज पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड के दरवाजे पर खड़ी है। और हैरानी की बात यह है कि अब की बार मुद्दा कोई बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि एक फ्रोजन आइसलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। US President Donald Trump says his country will acquire the Danish territory of Greenland. We need Greenland for national security and even international security. आखिर ऐसा क्या है कि वर्ल्ड के सुपर पावर्स यहाँ अपना झंडा गाड़ने को बेताब हैं? क्या ये लड़ाई सिर्फ जमीन कब्जाने की है? देखिए, असली पैराडॉक्स तो ये है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है और अमेरिका अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए इसे बाई हुक और बाई क्रुक हासिल करना चाहता है। But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. लेकिन याद रहे, अमेरिका और डेनमार्क उसी नाटो के मेंबर्स हैं जिसके आर्टिकल 5 की ओथ लेकर ब्रिटेन और फ्रांस अपने न्यूक्लियर वेपन्स के साथ अपने ही नाटो के अलाई यानी कि अमेरिका के खिलाफ सामने खड़े हैं। On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. They are sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. सवाल ये उठा है कि क्या अमेरिका की ग्रीनलैंड को हासिल करने की जिद इतिहास में पहली बार नाटो के अंदर दरार यानी कि फ्रैक्चर ला पाएगी? बहुत सर्च करने के बाद ये पता चला कि जवाब इस आइलैंड की टेरिटरी या इसके बॉर्डर में नहीं है, बल्कि इसकी 3.7 बिलियन ईयर्स पुरानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में है। टाइम के साथ अर्थ की नॉर्थर्न डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ ये आइलैंड एक जियोलॉजिकल डेविएशन है और इसका कोर है इस्टुआ ग्रीनस्टोन प्लेट, जो ऑलमोस्ट 3.7 to 3.8 ईयर्स पुरानी है और ये धरती के सबसे पुराने क्रस्ट का हिस्सा है। देखिए, जियोलॉजिस्ट के लिए क्रस्ट एक टाइम मशीन है जहाँ प्रेजेंटेड यूरेशियन सुप्रा क्रिस्टल रॉक्स के सबसे बड़े भंडार हैं और ये भंडार टेक्टोनिक प्लेट्स और मानव के जीवन की शुरुआत की कहानी को बयान करते हैं कि इन सब का इस दुनिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ। और प्रेजेंट में असली लड़ाई इनके नीचे दबे यूरेनियम, जिंक और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की है, जो रिन्यूएबल एंड न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्मेशन और स्टोरेज, फोन्स, स्मार्टफोन्स और मॉडर्न मिसाइल्स का एक रॉ मटेरियल है। यहाँ सदियों तक इस 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की आइस शीट ने जो ग्रीनलैंड के 80% पार्ट को प्रेजेंट करती है, इन एलिमेंट्स के खजाने को अब तक प्रोटेक्ट किया है। सवाल ये है कि ग्रीनलैंड की जियोलॉजी और उसके नीचे दबे हुए भंडार इसके लिए एक वरदान बनेंगे या अभिशाप? इसका जवाब तो फिर आपको आगे चलकर वीडियो में मिलेगा, पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम शुरुआत इसकी हिस्ट्री से करते हैं। देखिए, हुआ क्या कि 985 एडी में, जो एक मिडिवल वार्म पीरियड के नाम से जाना जाता है, ग्रीनलैंड के पास ही एक देश आइसलैंड के एक सिटीजन एरिक द रेड को कुछ मर्डर्स के इल्जाम के चलते उसे आइसलैंड देश से निकाल दिया गया, जिसके चलते एक्सप्लोर करते हुए वो अपने वेस्ट में एक आइलैंड पर पहुंचा। पर वो यहाँ अकेला था और अकेला नहीं रहना चाहता था। अब सवाल ये था कि इस बर्फीली बंजर जमीन पर और कौन आता? लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक चालाकी भरा झूठ बोला। उसने इसका नाम, जो कि एक बर्फ का गोला था, दिया ग्रीनलैंड। उसके झूठ से भरी ये ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी काम भी कर गई और लोग यहाँ आकर सेटल होने लगे। इसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न सेटलमेंट्स बनी। चर्चेज और बिशप्स के यहाँ आने से ग्रीनलैंड को वेटिकन के मैप पर जगह मिल गई। लेकिन इतना करना यहाँ लोगों के सेटलमेंट के लिए काफी नहीं था, क्योंकि कहीं भी सोसाइटी को चलाने के लिए ट्रेड और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का होना जरूरी है। लेकिन इनके पास उस समय की सदाबहार करेंसी सोना यानी कि गोल्ड नहीं था, खेती करने के लिए फार्म लैंड नहीं थी और कोई बिजनेस भी नहीं था, केवल बर्फ ही बर्फ थी। तो इन्होंने यहाँ एक समुद्री जीव वॉलस के इवोरी यानी कि दांत को बेचना स्टार्ट किया। वो केवल उस समय पर एक दांत ही नहीं था, उसकी कीमत आज के तेल के बराबर थी, क्योंकि उस समय उसका उपयोग गहनों और चर्चेज में कार्व्स यानी कि अल्लाह आकृति बनाने के लिए यूज किया जाता था। उसकी कीमत इतनी थी कि लोग चर्च में धार्मिक टैक्स की जगह वॉलस इवोरी को देते थे, तो उनका टैक्स बच जाता था। इसी इवोरी बैग्ड इकोनॉमी ने पूरी की पूरी कॉलोनी को जिंदा रखा। पर जब अफ्रीकन एलिफेंट का इवोरी यानी कि उनका दांत मार्केट में आया, तो ये इकोनॉमी टूटने लगी। अभी तो बस इकोनॉमी ही ब्रेक हुई थी, तुरंत इसके बाद क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया। 1350 एडी में आइस एज शुरू हुई और तापमान गिरने लगा। देखिए, ग्रीनलैंड की हिस्ट्री कोई सिंपल हिस्ट्री नहीं है, ये एक क्लाइमेटिक वायलेंस और सर्वाइवल की अजीब दास्तान
विशेषता है। 3 किलोमीटर मोटी आइस शीट और दुनिया से इसका आइसोलेशन इसे दुनिया का सबसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाते हैं। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ऐसी परिस्थिति में सोसाइटी डेवलप कैसे हुई, पर आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसी कंडीशन में भी सोसाइटी डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले 2500 BC में सकाक कल्चर यहाँ आया। वो कनाडा से नरेश स्टेट पार करके यहाँ पहुँचे, पर 800 BC में ठंड बढ़ने से सकाक यहाँ गायब हो गए। फिर 500 BC में साइबेरिया से अलास्का और कनाडा होते हुए डॉर्जेट कल्चर यहाँ आया। लेकिन ऑलमोस्ट 1300 CE के बीच शायद लिटिल आइस एज या नई टाइप्स के आने से ये कल्चर भी अपने आर्टिफैक्ट छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो गया। इसके बाद नॉर्वे विकिंग्स आए, पर वो अपने यूरोपियन खेती के तरीकों से और चर्च के रूल से एकदम चिपके हुए थे। लेकिन उन्हीं के समय पर 1200 AD में वेस्ट से थूले ट्राइब्स की एक ऐसी पावरफुल बहार आई जो आज की वहाँ की मॉडर्न ट्राइब के एंसेस्टर हैं। ये अब तक आई वहाँ सभी ट्राइब से बिल्कुल अलग थे। इनके पास आर्कटिक के लिए बनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। डॉग स्लेड यानी कि कुत्तों से खींचने वाली गाड़ियां थी। व्हेल जैसी मछलियों को शिकार करने के बाद उनके पास टॉगलिंग हार्पून थे। अभी तक जहाँ सारी ट्राइब्स अपने आप में यहाँ रहने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ये थूले लोग अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर यहाँ रहने के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी भी गेन कर रहे थे। 14th सेंचुरी में लिटिल आइस एज आई, जिसके चलते ग्रीनलैंड में बर्फ की क्वांटिटी बढ़ने लगी। आइस शीट के भारी वजन से ग्रीनलैंड की जमीन तक दबने लगी और सी लेवल समय के साथ बढ़ गया। देखिए सिंपली हमें ये लगता है कि बर्फ के पिघलने से ही समुद्र का पानी बढ़ता है, पर यहाँ थोड़ा उल्टा हुआ। इसके पीछे की साइंस ये है कि जितनी भी मैसिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनकी अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। ग्रीनलैंड की विशाल आइस शीट की भी अपनी ग्रेविटी थी, वो अपनी ओर समुद्र के पानी को खींचती थी। इसीलिए ग्रीनलैंड के कोस्टल इलाकों में वाटर लेवल और ज्यादा बढ़ गया और कोस्टल इलाकों में रहने वाले नॉर्वे विकिंग्स डूबने लगे, जिसकी वजह से ट्रेड का कोलैप्स, इवोरी मार्केट का गिरना और क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए कंप्लीट आइसोलेशन की वजह से 1500 CE तक नॉर्वे पूरी तरह से खत्म हो गए और ग्रीनलैंड पर सिर्फ थूलों का राज रह गया। थूले यानी कि इनुइट की आजादी लगभग 300 साल चली, जो 1721 में खत्म हुई जब डेनिश नॉर्वेन मिशनरी हैंस एगडे वहां पहुंचे। उनका टारगेट थूले यानी कि इनुइट को क्रिश्चियन बनाना था। उन्होंने ही जो यहाँ आज रहते हैं न्यूक, उन लोगों को बसाया। इसके बाद मिशनरीज के पीछे मर्चेंट्स आए। 1774 में डेनमार्क ने रॉयल ग्रीनलैंड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट यानी कि KGH बनाकर आइसलैंड पर स्ट्रिक्ट मोनोपोली लगा दी, जिसके चलते ग्रीनलैंड को दुनिया से पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया और पूरा का पूरा कब्जा अब इस पर डेनमार्क का हो गया। ना कोई फॉरेन कॉन्टैक्ट, ना कोई ट्रेड, यहाँ तक कि थूलों को इसलिए भी मजबूर किया गया कि वो अपने प्रोडक्ट डेंस यानी कि डेनमार्क के मर्चेंट को फिक्स प्राइसेस पर बेचें और बदले में केवल उन्हें आउटसाइडर से प्रोटेक्शन की एक लॉलीपॉप थमा दी। देखिए हकीकत में ये एक फुल्ली सील्ड इकोनॉमिक जोन बना दिया गया, जिस पर पूरी तरह से कब्जा डेनमार्क का हो गया। यहाँ डेनिश क्राउन ने मुनाफा कमाया और यहाँ के लोग बस केवल जिंदा रहे। डेनमार्क की भी ये मोनोपोली यहाँ कम से कम 200 साल चली। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तो ये सवाल उठा कि जब मास्टर ही गुलाम हो गया तो उसकी कॉलोनी यानी कि ग्रीनलैंड का अब क्या होगा, मींस उस पर अथॉरिटी किसकी होगी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई, इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इसकी ज्योग्राफी और अपनी मोनरो डॉक्ट्रिन के तहत तुरंत यूएसए ने जगह ले ली। देखिए इसका रीजन यूएसए ने ये दिया कि अगर जर्मनी डेनमार्क के बाद ग्रीनलैंड को कंट्रोल कर लेता तो वो यूएसए की और नजदीक आ जाता। तो यूएसए ने ग्रीनलैंड को टेम्पररी प्रोटेक्शन देने के नाम पर यहाँ अपनी आर्मी भेज दी, आइसलैंड का कंट्रोल ले लिया। इसने डेनमार्क की 200 साल पुरानी साइकोलॉजिकल मोनोपोली को तोड़ दिया। यहाँ केवल डेनमार्क का ही कब्जा रहेगा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई। 1946 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने डेनमार्क को चुपचाप एक ऑफर दिया, जो आज सुनने में एक फिक्शन लगता है। ओनली 100 मिलियन गोल्ड बार्स पूरे के पूरे ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए। कोल्ड वॉर शुरू होते ही अमेरिका की क्यूरियोसिटी अब स्ट्रेटेजी में बदल गई थी। अब ग्रीनलैंड उन्हें एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह चाहिए था, ताकि यहाँ से वो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन पर बॉम्बर्स भेज सके। डेनमार्क ने उसे बेचा तो नहीं, लेकिन कमजोर होने के कारण वो यूएसए को निकाल भी नहीं सकता था। इस सब के बीच एक रास्ता निकाला गया, जिसके चलते 1951 में डेनमार्क और यूएसए के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसने ग्रीनलैंड के अंदर यूएसए को स्टेट विद इन स्टेट बना दिया। यानी कि यहाँ पर डेनमार्क और उसके कुछ हिस्सों पर कुछ रूल्स के हिसाब से यूएसए का भी कब्जा होगा, जिसके चलते अमेरिका ने अपने थूले एयरबेस का एक्सपेंशन करना शुरू किया। मई 1953 में डेनिश गवर्नमेंट ने अपने नाटो अलाई को खुश करने के लिए अपने लोगों को सिर्फ 4 दिन का नोटिस देकर उन्हें 130 किलोमीटर दूर उमनाक से कनाक शिफ्ट कर दिया। उन्होंने ये सफर डॉग स्लेड्स पर सी आइस के ऊपर हिरास कंडीशंस में किया। देखिए ऑफिशियली इस एक्शन को वॉलंटरी बताया गया, लेकिन लोकल्स के लिए वो एक फोर्सफुली उनका बिना कंसेंट लिए कराया जाने वाला एक्शन था। इवन 2003 में सुप्रीम
कोर्ट ऑफ डेनमार्क ने भी इसे बिना किसी कंपनसेशन के जमीन छीनने के लिए उनका वायोलेशन माना, पर असली खतरा तो बर्फ के नीचे तैयार किया जा रहा था। 1959 में अमेरिका ने थूले बेस से 200 किलोमीटर दूर कैंप सेंचुरी बनाया। दुनिया के लिए इसे एक साइंटिफिक स्टेशन बताया गया, पर असलियत में ये एक यूएसए का प्रोजेक्ट आइस वॉर्म था। आइस वॉर्म कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए का एक टॉप सीक्रेट मिशन था। इसके तहत ग्रीनलैंड की आइस शीट के नीचे 4000 किलोमीटर लंबी एक टनल्स खोदनी थी और वहाँ 600 आइसमैन न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करनी थी। ये मिसाइल्स रेल कार्स पर सोवियत और ग्रीनलैंड के बीच में घूमती रहती ताकि यूएसएसआर उसे कभी निशाना ना बना सके, पर वक्त आने पर यूएसए उस पर हमला कर सके। लेकिन यूएसए के इंजीनियर्स का टेक्नोलॉजिकल माइंड ग्रीनलैंड के नेचर यानी कि यहाँ की क्लाइमेट डिवास्टेशन से हार गया। इंजीनियर्स ने ग्लेशियर्स की विस्को इलास्टिसिटी नेचर गलत समझी। बर्फ तेजी से यहाँ से वहाँ मूव हुई और पूरी की पूरी टनल धंस गई, जिसके चलते मजबूरी में अमेरिका को 1967 में इस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा। देखिए, इस दौरान यूएसए आर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तो निकाल लिया, पर रेडियो एक्टिव कूलेंट 2 लाख लीटर्स डीजल, लार्ज क्वांटिटी में पीसीबीज और सीवेज मटेरियल वहाँ इस अज्यूम्पशन पर दफना दिए गए कि बर्फ तो हमेशा जमती रहेगी और रेडियो एक्टिव मटेरियल कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा। आज क्लाइमेट चेंज और बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग ने उस अज्यूम्पशन को झुटला दिया है और वो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल अब बाहर आने की कगार पर है। 21 जनवरी 1968 को कोल्ड वॉर जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ी जा रही थी, वो लिटरली बर्फ पर आकर गिर पड़ी जब एक यूएसए का B-52 बॉम्बर 4 हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर नॉर्थ स्टार वे की बर्फ पर एक साथ क्रैश हो गया। इसने यहाँ गिरते ही डेनमार्क की न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी की यहाँ पोल खोल दी। सबको ये पता लग गया कि कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए रूटीन फ्लाइट्स में भी न्यूक्लियर वीपन्स लेकर उड़ रहा था, जिसके चलते सफाई के लिए प्रोजेक्ट क्रेस्टेड आइस चलाया गया। यहाँ आज भी बायलॉट साउंड के नीचे प्लूटोनियम मटेरियल दफन है, जो यहाँ पर यूएसए की प्रेजेंस का और उसकी नेग्लिजेंस का एक परमानेंट रेडियोएक्टिव सबूत है। देखिए, जब यूएसए की मिलिट्री ग्रीनलैंड की जियोग्राफी का यूज कर रही थी, तब डेनमार्क उसकी सोसाइटी के साथ क्या कर रहा था, आइए जानते हैं। 1960s में डेनमार्क ने G60 पॉलिसी लॉन्च की। उसका एम था कि पूरे के पूरे ग्रीनलैंड की जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जा सके। लेकिन रियल मुद्दा इकोनॉमिक था, क्योंकि ट्रेडिशनल हंटर्स को मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ रहा था। इसके लिए ग्रीनलैंडर्स का फोर्सफुली अर्बनाइजेशन कराया गया और उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया गया, जिसके चलते 1966 से 1975 के बीच ऑलमोस्ट 4500 वीमेन और गर्ल्स, जो वहाँ की आधे से ज्यादा फर्टाइल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी, उनके बिना कंसेंट के उनके अंदर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यानी कि आईओडीज इंस्टॉल कर दी गई। देखिए, आईओडीज ये एक आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं जो महिलाओं के अंदर फर्टिलिटी को कंट्रोल करती हैं ताकि फर्टिलिटी रेट कम हो सके। 12 से 13 साल की बच्चियों के लिए साइज बड़ा होने से उन्हें सीवियर पेन और इनफर्टिलिटी तक झेलनी पड़ी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1960s में जो बर्थ रेट 39.4 था, वो 1970s तक 17.2 रह गया। डेनमार्क ने ये सब केवल मॉडर्नाइजेशन के नाम पर किया ताकि उनके ऊपर ग्रीनलैंडर्स को पालने का जो इकोनॉमिक बर्डन है वो कम हो सके। देखिए, ये करके डेमोग्राफिकली यहाँ डेनमार्क बेशक जीत गया हो, पर साइकोलॉजिकली और मेंटली पूरा का पूरा ग्रीनलैंड टूट गया था। यूएन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक मास जेनोसाइड था, जिसके लिए हाल ही में 2025 में डेनिश गवर्नमेंट ने इसके लिए माफी तक मांगी है और उसके लिए 3 लाख डेनमार्क डॉलर का कंपनसेशन भी अनाउंस किया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इन सब का अब क्या फायदा? ये कंपनसेशन जिनको मिलेगा, क्या उन्होंने दुख को झेला, या जिन्होंने दुख को झेला क्या उनको ये कंपनसेशन दे पाएंगे? इन सदमों यानी कि बिना कंसेंट के उनका रिलोकेशन और वीमन को उनकी बिना कंसेंट के इनफर्टाइल बनाना वहाँ दुनिया के सबसे बड़े सुसाइड अटेम्प्ट के एक मिशन के रूप में दिखा। कंडीशन ये हो गई कि 1970s-80s में यहाँ पर सुसाइड रेट 100 पर 1 लाख क्रॉस कर गए, जो आज भी 81 पर 1 लाख है, जो पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ग्रीनलैंडर्स के लिए अभी भी कॉलोनियल ट्रांजिशन के वो जख्म हैं जो अभी तक नहीं भर पाए हैं। 21st सेंचुरी में पिघलती हुई बर्फ ने पूरे के पूरे ग्रीनलैंड की कहानी ही बदल दी। अब बात सिर्फ मिलिट्री बेसिस की नहीं बल्कि असली खजाने की थी। ग्लोबल वार्मिंग ने बर्फ को पीछे ढकेला और वो सारे के सारे मिनरल्स सामने आ गए, वही मिनरल्स जिनके बिना आज की मॉडर्न दुनिया का चलना असंभव है। ग्रीन एनर्जी से लेकर मॉडर्न वॉरफेयर के स्टोरेज और फॉर्मेशन के लिए आवश्यक वही रेयर अर्थ मटेरियल्स। इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का पता लगने के बाद जो ग्रीनलैंड केवल एक बर्फ का गोला था, वो एक स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट बन गया। फिर भी आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका का तो यहाँ पहले से ही कब्जा था, तो फिर यहाँ अमेरिका अब और कौन सा कब्जा चाहता है? देखिए, अभी रिसेंटली हुआ क्या, ग्रीनलैंड में स्थित 2 लोकेशंस ने दुनिया की सुपर पावर्स को
आमने सामने ला दिया है और वो है केवन फील्ड एंड टनब्रिज। देखिए साउथ ग्रीनलैंड में स्थित केवन फील्ड सिर्फ एक माइन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है। यहाँ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम और जिंक के विशाल भंडार हैं और इस माइन के अंदर जो कंपनी माइनिंग कर रही थी यानी कि ग्रीनलैंड मिनरल्स, उसके रियल ओनर ऑस्ट्रेलियंस हैं। लेकिन इससे अभी तक यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन असली प्रॉब्लम तब हुई जब इस कंपनी ग्रीनलैंड मिनरल्स में पार्टनरशिप एक चाइनीज कंपनी शंघाई रिसोर्सेज ने ले ली। वॉशिंगटन के लिए तो ये एक क्लियर नाइटमेयर था, क्योंकि जो चाइना पहले से ही ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल्स की मार्केट को डोमिनेट करता है, अब आर्टिक में भी वो एंट्री लेने वाला था और वही आर्टिक जो यूएसए के बिल्कुल करीब है। और यूएसए ये कभी नहीं चाहता कि चाइना किसी भी तरह से उसके आसपास कहीं भी भटके। उसके अपोजिट टनब्रिज, उसकी माइनिंग कंपनी सब की सब वेस्टर्न कंपनीज थी, जिसके चलते यहाँ चाइनीज और वेस्टर्न कंपनीज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो गया और उसी चाइनीज और यूएस कॉन्फ्लिक्ट के चलते यहाँ बैटल ऑफ केवन फील्ड शुरू हुई। लेकिन इस बार वॉशिंगटन की किस्मत अच्छी निकली। ग्रीनलैंड की इंटरनल पॉलिटिक्स ही उनके अपने फेवर में चली गई। हुआ क्या कि अप्रैल 2021 में यहाँ पॉलिटिकल इलेक्शंस हुए। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी आईए इलेक्शन में जीती, उसका रियल मोटिव ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन था। उन्होंने आते ही नरसक शहर को बचाने के लिए 100 ppm से ज्यादा यूरेनियम और एक्सट्रैक्शन पर बैन लगा दिया। नरसक की पॉलिटिकल जीत से हुई एनवायरमेंटल विक्ट्री वॉशिंगटन के मैसिव जियोपॉलिटिकल सक्सेस का एक कारण बन गई। इसका मतलब था ग्रीनलैंडर्स का नो टू यूरेनियम वॉशिंगटन के लिए नो टू चाइना बन गया। चाइनीज रास्ता ब्लॉक करके जून 2025 में यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि एक्जिम बैंक ने टनब्रिज के लिए $120 मिलियन का लोन ऑफर किया। देखिए यूएसए अब यहाँ पर अपने स्टेट की मनी यूज कर रहा है ताकि वेस्टर्न माइनिंग कंपनीज को स्पेस मिल सके और चाइनीज कंपनीज पर बैन लगाया जा सके। और अब ग्रीनलैंड की जमीन पर सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन की एक जंग लड़ी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की 2016 और फिर 2024 में वापसी ने यूएस ग्रीनलैंड रिलेशंस के इतिहास में एक रेडिकल शिफ्ट मार्क किया है, जहां ट्रंप के आते ही एक झटके में इन दोनों देशों के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट माइंडसेट से रिप्लेस कर दिए गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 21st सेंचुरी में भी किसी एक पूरे देश को खरीदा जा सकता है? क्या यूएन, नाटो या खुद अमेरिका के लॉ ऐसा करने के लिए ट्रंप को कुछ परमिशन देते हैं? आइए देखते हैं। देखिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का आइडिया कोई नया नहीं है। 1867 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवार्ड ने इसे अलास्का की तरह एक स्ट्रेटेजिक लैंड माना था और 1946 में प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने भी उसे खरीदने की पूरी कोशिश की। पर 2019 में जब ट्रंप ने अपने स्पीच में ये कहा कि डू वी ओन इट, तो अमेरिकन माइंडसेट से पूरी की पूरी दुनिया के लिए पर्दा हट गया। डेनिश प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही इसे अपने स्पीच में एब्जर्ड कहा। Now, Denmark, I looked forward to going, but I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, it was nasty. I thought it was an inappropriate statement. तो ट्रंप इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने डेनमार्क की स्टेट विजिट ही कैंसिल दी। ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक मजाक हो सकता था, लेकिन वॉशिंगटन के लिए ये एक अधूरी डील थी। 2024 में ट्रंप की वापसी ने डोनेरो डॉक्ट्रिन को जन्म दिया। देखिए डोनेरो डॉक्ट्रिन डोनाल्ड ट्रंप की डील मेकिंग और मोनेरो डॉक्ट्रिन का एक फ्यूजन था। इसे एक सिंपल और आसान भाषा में समझें तो 1823 में अमेरिका के अंदर से निकली मोनेरो डॉक्ट्रिन का एक सिंपल मतलब ये था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि अमेरिका के आसपास के इलाकों में कोई भी विदेशी और ताकत आकर राज नहीं करेगी। और इसी डॉक्ट्रिन में अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एक बिजनेस एंगल मिला दिया, यानी कि पूरा ग्रीनलैंड अब उनके लिए एक सुरक्षा का मामला नहीं है, ये एक रियल एस्टेट डील बन गई जिसे वो या तो खरीद कर लेना चाहते थे या फिर उसे छीनना चाहते थे। ट्रंप का ग्रीनलैंड खरीदने का जो लॉजिक था वो एकदम ब्रूटल था। उन्होंने ये दिया कि ये यदि हम नहीं करेंगे तो चाइना और रशिया इसे खरीद लेंगे। Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. लेकिन सवाल खरीदने का भी नहीं था। यदि लोग बेचने को तैयार हो तो खरीद लो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब यूएसए ने डेनमार्क को उसे बेचने तक के लिए मजबूर किया और उसके लिए उसने जो यूज किया वो आप और हम सब जानते हैं, वो है टैरिफ। लेट 2025 में ट्रंप ने डेनमार्क, यूके, फ्रांस समेत 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया। वजह केवल साफ थी कि उन्होंने यूएसए के अगेंस्ट ग्रीनलैंड में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी थी। यूएसए का
अल्टीमेटम बिल्कुल साफ था, या तो ग्रीनलैंड का कंट्रोल हमें दे दो या फिर टैरिफ की मार झेलो। इतना ही नहीं, ये टैरिफ जून 2026 तक 10% से बढ़कर 25% होने वाले थे, जिसके चलते पहली बार नाटो के अंदर दरार पड़ गई और इसी दरार ने आर्कटिक को पहली बार जीरो सम कंपटीशन बना दिया। यहाँ नाटो के एक अलाई की हार का मतलब ही दूसरे की जीत था। पर यहाँ ग्रीनलैंडर्स ने पूछा कि क्या हम एक बार्गेनिंग चिप हैं? यहाँ तक कि ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्ट्रेटेजी में 2024 में ये साफ कहा है कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। उन्होंने अमेरिका के इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए साफ कहा है कि ना तो हमें डेंस बनना है, ना ही हमें अमेरिकन बनना है, हमें ग्रीनलैंडिक बनना है। यहाँ तक कि ट्रंप ने इसके बाद यहाँ की जनता को भरोसा भी दिया कि आई विल मेक यू रिच, पर ग्रीनलैंडर्स को इस पर कोई भरोसा नहीं है। वो अपने ऊपर एक डेनिश मास्टर्स को हटाकर एक एग्रेसिव अमेरिकन मास्टर्स नहीं चाहते, वो केवल आजादी चाहते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड का 2023 का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें आजादी का रास्ता तो दिखाता है, पर वॉशिंगटन का प्रेशर इस सपने को धुंधला कर रहा है। लेकिन दिमाग में फिर एक चीज आती है कि इसमें यूएन और नाटो का इस दुनिया में फिर क्या रोल है? तो यूएन चार्टर के मुताबिक ग्रीनलैंडर्स के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि खुद फैसला लेने का हक है, इसे बेचा नहीं जा सकता। यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 का सेक्शन 4 ये साफ कहता है कि अगर यूएसए ने यहाँ ताकत का इस्तेमाल किया तो वो एक इलीगल ऑक्यूपेशन माना जाएगा। इसके बाद यहाँ आता है नाटो का पैराडॉक्स। देखिए, यूएस और डेनमार्क दोनों ही नाटो की अलाइज हैं और नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो के अलाइज में से किसी एक पर हमला मींस सब पर हमला। उसका जवाब नाटो के सारे अलाइज मिलकर देंगे। On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. They are sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. अगर यूएसए ने यहाँ कुछ भी जबरदस्ती करी तो नाटो के यूरोपियन अलाइज को अपने ही दोस्त डेनमार्क को बचाने के लिए नाटो के दूसरे अलाइज यूएसए के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जो नाटो के अंदर हिस्ट्री से लेके आज तक पहली बार एक फ्रैक्चर ला सकता है। देखिए, 1951 की टीटी यूएसए को केवल थूले एयरबेस का कंट्रोल देती है, उसे पूरे के पूरे ग्रीनलैंड का मालिक नहीं बना देती। ट्रंप चाहे कितना भी धमकी देते रहे, पर इसमें रुकावटें अभी और भी हैं। ग्रीनलैंड का 2009 का सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट डेनमार्क चाहकर भी ग्रीनलैंड को यूएसए को नहीं बेच सकता, क्योंकि फैसला सिर्फ जनता के रेफरेंडम से होगा। दूसरा, ग्रीनलैंड की जो जमीन है वो एक कॉम्युनल लैंड है, वो लैंड नॉट फॉर सेल है, क्योंकि वहाँ केवल कॉम्युनल ओनरशिप चलती है। आप वो चीज कैसे खरीद सकते हैं जिसका कोई प्राइवेट ओनर ही नहीं है? इवन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी ट्रंप को ये परमिशन नहीं देता। खुद अमेरिका के अंदर ही ट्रंप को अपने आर्टिकल 2 से लड़ना पड़ेगा। देखिए, इसके अकॉर्डिंग यूएसए को एक नई टेरिटरी खरीदने के लिए सीनेट की 2/3 मेजोरिटी की परमिशन चाहिए, जो आज का यूएस कांग्रेस की स्थिति देखते हुए बिल्कुल नामुमकिन है। नतीजा बिल्कुल साफ है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंडर्स डेनमार्क से आजादी जरूर चाहते हैं, पर उन्हें अमेरिका जैसा एक एग्रेसिव मालिक नहीं चाहिए। अब दुनिया ये देख रही है कि क्या ग्रीनलैंड की 56,000 पॉपुलेशन अमेरिका जैसे पावरफुल नेशन के सामने टिक पाएगी? फिलहाल के लिए जवाब ये है कि ट्रंप चाहे कितनी भी धमकी दे ले, लेकिन यूएसए चाहकर भी ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता। अमेरिका की ये सुप्रीमेसी केवल ग्रीनलैंड पर ही नहीं, ऑयल सेक्टर में भी पूरी चली है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूएस ने ऑयल मोनोपोली से पेट्रो डॉलर को मजबूत कैसे किया, तो स्क्रीन पर ऊपर आई वीडियो पर क्लिक करके उसे जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर नाउ, आई राहुल भारद्वाज साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।